हेलो स्टूडेंट्स, सीजी वेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हमारी स्पेशल सीरीज सपनों से सिलेक्शन तक में आज स्पेशल गेस्ट है मिस उन्नति पांडे, जिन्होंने सेबी ग्रेड एग्जाम क्लियर किया है। तो उन्नति, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि जनरली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आपने कहाँ से पढ़ा था, सोर्सेज क्या थे प्रिपरेशन के? तो सर, सबसे पहले मैंने सीजीबी का कोर्स लिया था, मैं उससे पढ़ती थी। पेपर 2 के लिए तो मैं मेनली पूरे तरह से सीजीबी पे रिलाई करती थी, और मेरे यूजी पीजी के भी नोट्स थे तो मैं उससे पढ़ती थी, और मैं खुद के भी नोट्स बनाती थी तो मैं उससे पढ़ती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा एडवांटेज मिलती है इस एग्जाम में। तो आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो और सेबी का एग्जाम क्लियर किया है, तो इस पे आपका क्या व्यू है कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है कॉमर्स स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में? सर, आई थिंक अगर किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है और उनका बेस स्ट्रॉन्ग है कॉमर्स का, तब तो उन्हें मिलती है एडवांटेज। ऑफ कोर्स उन्हें पेपर 2 थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, स्लाइटली एडवांटेजियस सिचुएशन होती है। और आपके नोट्स इतने कंसाइज हैं, अगर इंसान वो भी पढ़ ले तो बहुत अच्छे हैं सर। उसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं, उसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हर टॉपिक को। फाइनेंस के लिए तो आई रिलाइड ऑन सपना मैम, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है तो मैं वो पढ़ती थी। मैं सर्कुलर्स मैम ने बहुत ही ईजी कर दिए थे। मैंने जैसे कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किया था, मैं 2 साल से व्हाट्सएप इंस्टा कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम है तो आप अपना दिमाग पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा लगा सकते हो, तो उससे फिर अगर कन्फ्यूजन भी, चैलेंजेस में, तो वो भी क्लियर हो जाए। सीजीबी के बारे में कब कहाँ से पता चला, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो सीजीबी के साथ जुड़ने का रीज़न? आई थिंक सीजीबी इज़ वेरी जेन्युइन, मतलब वो जो बोलते हैं वो ऐसा करते हैं। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट मतलब जितना उनका एक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आता है उससे कम आई थिंक जो भी चीज़ें हैं, तो सीजीबी मुझे बहुत जेन्युइन लगा। और सर मटेरियल्स, और मैंने बहुत सारे टॉपर्स के भी देखे थे कि दे ऑल्सो फॉलोड सीजीबी, तो मुझे लगा कि सीजीबी बहुत अच्छा है। और सर इतने अच्छा कंटेंट, रीजनेबल भी है सीजीबी तो। और मुझे पता चला था सर, मैं यूट्यूब स्क्रॉल करते करते जब यू फाइंड सम वीडियो और फिर आप उसे खोलते हो, आप पढ़ते हो किसी भी टीचर का, तो वो आपको पसंद आ गया। आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो स्टूडेंट्स, सीजी वेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हमारी स्पेशल सीरीज सपनों से सिलेक्शन तक में आज स्पेशल गेस्ट है मिस उन्नति पांडे, जिन्होंने सेबी ग्रेड एग्जाम क्लियर किया है अपने सेकंड अटेम्प्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेसन उन्नति। थैंक यू सो मच सर। एंड आज हम जानेंगे उन्नति से कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर की थी सेबी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या डिफ़िकल्टी फेस की थी, क्या सोर्सेज फॉलो किए थे। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ उन्नति का। 10th क्लास आपने सीबीएसई बोर्ड से की थी, 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से कॉमर्स सब्जेक्ट रहे थे। आपने बीकॉम बीएचयू से की थी, एमकॉम भी बीएचयू से की थी, और फिर यूजीसी नेट भी क्लियर किया हुआ था। मैं कंसिस्टेंसी देख रहा था आपके मार्क्स में 89%, 10th क्लास में, 12th में 93%, बीकॉम में भी 82%, एमकॉम में भी 80%, यूजीसी नेट में भी 98.46, और इसके बाद सेबी ग्रेड एग्ज़ाम क्लियर किया है। मतलब ऐसा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क किया है या कुछ ऐसे स्पेशल स्किल्स जो इस परसेंटेज को मेंटेन करने में हेल्प की आपकी? सर मुझे लगता है कि जो भी काम मुझे जब करना होता है मैं उसको पूरे फोकस के साथ करती हूँ, और इस वजह से हमेशा मेरे मार्क्स अच्छे ही आए। और 10th से 12 मतलब हाँ, बीच में थोड़ा आपको चैलेंजेस आते हैं, बट अगर आप उसे अच्छे से फेस करते हो तो आप हर टाइम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नहीं, जैसे कि 12th में भी 93% है, और ग्रेजुएशन में भी 80% लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और मास्टर्स में तो और डिफ़िकल्ट होता है। तो मीन्स सिंस द बिगिनिंग यू आर ए हार्ड वर्कर। यस सर। ओके ओके, तो ये एक एग्जांपल भी है देखो आपके पास सामने कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इन सक्सेस। तो उन्नति, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि जनरली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आपने कहाँ से पढ़ा था, सोर्सेज क्या थे प्रिपरेशन के? तो सर, सबसे पहले मैंने सीजीबी का कोर्स लिया था, मैं उससे पढ़ती थी। पेपर 2 के लिए तो मैं मेनली पूरे तरह से सीजीबी पे रिलाई करती थी, और मेरे यूजी पीजी के भी नोट्स थे तो मैं उससे पढ़ती थी, और मैं खुद के भी नोट्स बनाती थी तो मैं उससे पढ़ती थी। और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए मेरे पास बुक थी बहुत सारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो मैं वो उससे पढ़ती थी। सर जीए मैंने यूट्यूब से और न्यूज़पेपर इससे फॉलो किया है, और ये मेरे सोर्सेज हैं। ओके ओके। तो उन्नति, सब इससे पहले कोई अदर एग्ज़ाम दिया था या अदर रेगुलेटरी बॉडी का भी प्रिपरेशन की थी?
सर मैंने पीएफआरडीए दिया था, वो भी बिकॉज़ मतलब सेबी मेरे मन में हमेशा से था और उसका सिलेबस बिल्कुल ही अलाइन करता है सेबी के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको भी देती हूँ। तो सेबी जैसे अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं, जैसे नाबार्ड में भी फाइनेंस की आई थिंक निकलती हैं वैकेंसीज़, आपका आरबीआई भी है, आईएफएससी भी है, तो सेबी की तरफ ही क्यों सर क्योंकि सेबी पूरी तरह से, एक तो मेरा फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है, मेरा स्पेशलाइजेशन भी फाइनेंस में ही था, तो मैंने सोचा, और उसका सिलेबस भी पूरी तरह से जो मैंने बचपन से पढ़ती आ रही हूँ वैसे ही अलाइंड है, तो इसलिए मुझे सेबी सबसे ज़्यादा अचीवेबल लगा और मुझे लगा मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। ओके ओके। एक जैसे कि आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा एडवांटेज मिलती है इस एग्ज़ाम में। तो आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो और सेबी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इस पे आपका क्या व्यू है कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है कॉमर्स स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम में? सर आई थिंक अगर किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है और उनका बेस स्ट्रॉन्ग है कॉमर्स के का, तब तो उन्हें मिलती है एडवांटेज। ऑफ कोर्स उन्हें पेपर टू थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, स्लाइटली एडवांटेजियस सिचुएशन होती है। लेकिन अगर ऑल टुगेदर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी, और आप या फिर फ्रेशर हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तब भी बहुत ही अचीवेबल है ये एग्ज़ाम, आप कर सकते हो। बस है कि आप अच्छे से सारी सिलेबस से स्टक इन करो और सब अच्छे से पढ़ो। 24 में आपने एमकॉम कंप्लीट की, 25 में यूजीसी नेट, तो किस पॉइंट पे आके सोचा कि रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? जनरली नेट से कुछ असिस्टेंट कैंडिडेट हाँ टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। यस सर। सर तो मेरा हमेशा से था, जब ड्यूरिंग कोविड मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो उस टाइम आई गेट टू नो अबाउट सेबी। तो वन ऑफ द वेरी मेन रीज़न कि मैंने एमकॉम किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो सेबी ही था, बिकॉज़ उसकी एलिजिबिलिटी एमकॉम है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो मुझे वो करना ही था। मुझे बैंक्स के एग्ज़ाम ये वगैरह नहीं पसंद है, मुझे रेगुलेटरी बॉडी पसंद है, और सेबी सबसे ज़्यादा, तो मुझे वही करना था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ऐसे प्रिपेयर किया खुद को कि मैं वो दे पाऊँ। ओके ओके। अदर कोई रेगुलेटरी बॉडी का ट्राई भी नहीं किया, जैसे हाँ, आरबीआई? नहीं सर। ओके ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए ये जो आपका सीबी ग्रेड 2025 का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? सर तो आई थिंक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कंसिस्टेंसी मांगते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर मैं उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर चुकी थी, तो आई यूज़ टू प्रैक्टिस डेली, मतलब ऑल्टरनेटिवली क्वांट एंड रीजनिंग, और मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करती थी। बट सर मतलब मैं स्लोली थोड़ा करती थी, बट जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद मैंने अपनी पेस बहुत बढ़ा दी, तो फिर तब मैं 8-9 घंटे पढ़ती थी, हर सब्जेक्ट पढ़ती थी, तो मैंने तब से स्टार्ट की सर आई थिंक। ओके। इतने लॉन्ग सिटिंग आवर्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टडी के लिए, Yes. स्पेसिफिकली 8-9 आवर्स, तो कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते थे? कहाँ से मोटिवेशन मिलता था? सर आई थिंक मैं स्लॉट बना के पढ़ती थी, एक सब अर्ली मॉर्निंग स्लॉट, मतलब आई एम एन अर्ली राइज़र, तो मैं 4 बजे उठती थी, तो मैं 4 से 8 का एक स्लॉट, फिर 12 से 4 का एक स्लॉट, और फिर रात में 7 से 10 का एक स्लॉट। तो अगर स्लॉट वाइज करते हैं तो आपको, मतलब अगर आपने सुबह वाला स्लॉट अच्छे से कर दिया तो आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहते हो कि ओके मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, आई एम वे अहेड ऑफ सो मेनी पीपल। तो आई थिंक वही आपकी प्रिपरेशन, अब जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, आप खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, आपको लगे कि ओके ठीक है, मैंने इतना पढ़ा है तो मुझे और पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें ही फिर आपको मोटिवेट करने लगती हैं, तो आई थिंक दैट। तो 4 बजे उठना सुबह बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो ये क्या बोलते हैं, सेबी मोटिवेशन था या घर वालों का प्रेशर? नहीं सर, मेरे घर वालों ने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया, मतलब माई मॉम डैड एंड माई सिस्टर वेरी सपोर्टिव, वो हर चीज़ मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर लेती हूँ। सो आई थिंक सर ये था कि एनी हाउ एनी वे मुझे करना ही था, मतलब इंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो मेरा इंटेंट था मुझे इस बार क्लियर करना है एनी वे एनी हाउ, तो उस मोटिवेशन के लिए मैं उठ जाती थी। यस। ओके ओके। तो उनकी सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 2 की ही। यस। पेपर 2 में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, आपका कोस्टिंग है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, कोस्टिंग है, ठीक है। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी अपने आप में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि आपको न्यूमेरिकल के लिए इन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, और थ्योरी के लिए और बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स भी होते हैं आपको याद भी रखने होते हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट?
सर आई थिंक मैंने कभी भी फेज़ 1 और फेज़ 2 को 2 सेपरेट एग्ज़ाम की तरह देखा ही नहीं। मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सो दैट वो आपके हर स्टेज पे आपकी मदद करे। तो मैंने सब मतलब कॉमर्स और अकाउंटेंसी के लिए मैंने किया कि आपके नोट्स फ़ॉलो किए, टॉप 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो एमसीक्यू लगाना बहुत ही मस्ट है इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैंने फंडामेंटल्स के लिए अपने 11th-12th की बुक्स ली, उससे एक बार फंडामेंटल्स क्लियर किए। उसके बाद सर मैंने यूजी पीजी के नोट्स लिए, बुक्स ली, खुद के नोट्स बनाए। मतलब आई हैव अ नैक फॉर नोट मेकिंग, मैं बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग करती हूँ। तो मैंने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए और जो भी टॉपिक थे, जो भी फार्मूला बेस्ड टॉपिक थे, तो मैंने एक अलग शीट बनाई जिसमें मैं सारे फार्मूलाज नोट कर लेती थी। अगर लाइक रेशियो एनालिसिस, उसके सारे फार्मूलाज, कैश फ्लो के। और सेम चीज़ मैंने कॉस्टिंग के लिए भी की थी कि सारे फार्मूला शीट्स बनाई थी, जो मुझे बहुत हेल्प करती कि अगर मुझे फार्मूला याद है तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम, वो मुझे याद हो गए थे। तो मैंने ऐसे किया था। और सर मैनेजमेंट के लिए भी मैंने बेसिक्स के लिए मैंने अपनी 12th-11th की बुक्स फ़ॉलो की थी हर सब्जेक्ट के लिए। और सर मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया था। और जो भी चीज़ें मुझे बहुत कन्फ्यूज़िंग लगती थी, तो मैं गूगल करके उसको और ज़्यादा ईज़ी वे में ट्राई करती समझने का। और आपके नोट्स इतने कंसाइज़ हैं, अगर इंसान वो भी पढ़ ले तो वो बहुत अच्छे हैं। सर उसके एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे हैं, उसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हर टॉपिक को। और फाइनेंस के लिए तो आई रिलाइड ऑन सपना मैम, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो मैं वो पढ़ती थी। मैं सर्कुलर्स मैम ने बहुत ही ईज़ी कर दिए थे, तो मैं सर्कुलर वैसे पढ़ती थी। और या वरना अगर मुझे कभी-कभी होता क्लास मिस हो जा रही है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो जो आपके नोट्स होते थे वैसे भी वो बहुत ईज़ी होते हैं, मैं उसको भी कॉपी पेस्ट करती थी, एआई पे डाल के उसको और शॉर्ट कर लेती थी, तो फिर मैं उससे अपने खुद के नोट्स बना लेती थी, तो वो मैं करती थी। और सारी ऐसी सेम स्ट्रेटजी है, नोट मेकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मल्टीपल रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्विंग। ये 4 चीज़ें हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इनफ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके ओके। जैसे कंपनीज एक्ट है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल कंपनीज एक्ट में, बट वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स, नंबर ऑफ डेज हैं, कहीं पर आपको कहीं पर जैसे बोर्ड मीटिंग का टाइमलाइन है, कहीं पर एनसीएलटी में की टाइमलाइन है, कहीं आप प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड टाइमलाइंस हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्स याद करने होते हैं, Yes. तो वो कैसे मैनेज किया था? सर मैंने क्या किया था कि जैसे जितने भी चैप्टर्स थे, तो मैंने याद करा कि फर्स्ट चैप्टर में इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक के सारे आर्टिकल्स हैं। मतलब मैंने उसके सेक्शन याद कर लिए कि लाइक सेक्शन 2 से लेके 41 तक शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर हैं। ऐसे मैंने पहले डिवाइड कर लिया। फिर मैंने सर लर्न करने की जगह थोड़ा उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश की, कैसे होता होगा। लाइक फर्स्ट रीडिंग में कि अच्छा ठीक है, शेयर्स ये है, डिबेंचर का ऐसे है। तो जब मैं पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर किया, फिर दोबारा उसे एक बार और पढ़ा, फिर मैं रिवाइज़ करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाती गई। तो मतलब वो करते-करते मुझे सब कुछ अपने आप ही याद हो गया। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं थोड़ा-सा स्टार्टिंग में थोड़ा मैं हार्ड वर्क कर लेती थी, ताकि एंड तक सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही क्लियर हो जाएँ। तो सर ऐसे मुझे कंपनीज़ एक्ट याद हो गया। और वैसे सर कंपनीज़ एक्ट की कोई बहुत शॉर्टकट है नहीं, क्योंकि वो आपको एनी हाउ लर्न ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक वही मैंने किया। ओके ओके। तो स्टडी करते हैं हम जब इस जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में, कई बार ये भी होता है कि अपने कुछ कई बार किन्हीं वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उस टाइम पे फिर ऐसे कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमने 2 दिन वेस्ट कर दिए हैं, डिमोटिवेशन सा फील होने लग जाता है। तो ऐसे टाइम पर अपने आप को कैसे मैनेज किया, या दोबारा से स्टडी के लिए जाना, एक ब्रेक के बाद 1-2 दिन का गैप भी हो जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में? सर आई थिंक अगर मतलब वैसे तो मैं ट्राई करती थी कि मैं कंसिस्टेंट ही रहूँ हमेशा, बट कभी-कभी कुछ बहुत ही अर्जेंट हो जाता है, तो हमें लाइक थोड़ा स्टडी को ब्रेक करना पड़ता है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बजाय तुरंत स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि ठीक है, आप पूरा दिन वेस्ट हो गया या 2 दिन वेस्ट हो गए हैं, बट अब आगे का टाइम है, तो जल्दी-जल्दी हमें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, रेदर दैन थिंकिंग कि ओके इतना वेस्ट हो गया। तो मैं ऐसे करके तुरंत स्टडी स्टार्ट कर देती थी। ओके ओके। एक ना, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होते हैं, तुम भी जुड़े होगे मोस्ट यस प्रोबेबली, सर। ठीक है? तो उस दौरान क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ से भी मटेरियल आ रहा है, किसी का कोई पीडीएफ शेयर हो रहा है, तो एक ना फियर ऑफ फेलियर, मतलब फियर ऑफ सॉरी, फियर मिसिंग ऑफ आउट। मिसिंग आउट वो हो जाता है, यस सर। क्रिएट हो फोमो। जाता है, फोमो हो जाता है कि मेरा कुछ तो मिस नहीं हो जाएगा इस वजह से। तो ऐसी चीज़ों को कैसे अवॉइड किया आपने?
सर आई थिंक आई स्टक टू द सिलेबस, मतलब जो सिलेबस में चीज़ें हैं उससे रिलेटेड मेरे पास मटेरियल थे आपके सारे, तो वो मटेरियल, सिलेबस और मेरा खुद के जो नोट्स थे, मैंने उसके अलावा कहीं सर्च करने की कोशिश ही नहीं समझी। मतलब हाँ ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है तो वो मैं न्यूज़पेपर से भले पढ़ लूँ, मैं करंट अफेयर में भले पढ़ लूँगी, पर ऐसे रैंडम कोई भी लाइक नोट्स आ जाएगा तो मैं उसे रीड नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो फंबल और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, तो इसलिए मैं खुद अपने नोट्स ही पढ़ती थी और CGP के नोट्स पढ़ती थी। ओके ओके। तो इस प्रिपरेशन जर्नी में मतलब कई बार जैसे आपने सेबी दिया था, PFRD दिया था, PFRD का मींस फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं आया था और फाइनल सिलेक्शन इन सेबी, तो कुछ हमें लगता है कि हमने ये प्रिपरेशन जर्नी में ये गलतियाँ की, मैंने अगर ये गलती नहीं की होती तो मेरा क्या पता PFRD में सिलेक्शन हो जाता या सेबी में भी और अच्छे से मैं मार्क्स ले पाते। तो ऐसी कोई जो मिस्टेक्स आपने की हो और आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को एडवाइस करना चाहो कि उन्हें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, या ये स्ट्रेटजी वो स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं जो आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए या कुछ मिस कर? सर तो आई थिंक सेबी के लिए पेपर 1 को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत लाइटली लिया था, आई थॉट कि अरे बस क्वालिफाइंग है तो कर ही लेंगे आराम से, बट वो नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए और हमें उसके लिए पूरे अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी लाइक पेपर 1 भी क्लियर होगा। मतलब मेरा उस बार पेपर 2 में तो बहुत हाई मार्क्स आए थे, कट ऑफ से भी ज़्यादा आए थे, लेकिन क्योंकि पेपर 1 ही 1 मार्क्स से रह गया था तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए हमें पेपर 1 में भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और PFRD के लिए मैं कहूँगी कि सर पेंशन वाला वो है सेगमेंट, उससे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आई थिंक मेरा उसमें थोड़ा लैक हो गया था, दैट्स व्हाई आई कुडंट मेक इट टू द इंटरव्यू। यस। ओके ओके। और ओवरऑल जो प्रिपरेशन जर्नी रही है उसमें कोई सबसे बड़ा चैलेंज किस सब्जेक्ट में आया आपका? सर चैलेंज सर फाइनेंस, जबकि मेरा स्पेशलाइजेशन था, बट फिर भी क्योंकि सर्कुलर्स होते हैं, आपको न्यूज़ पढ़नी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स मांगते हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था। बट ये सर अगर आप पूरे फोकस के साथ करोगे, मैंने जैसे कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किया था, मैं 2 साल से व्हाट्सएप, इंस्टा कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम है तो आप अपना दिमाग पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा लगा सकते हो, तो उससे फिर अगर कन्फ्यूजन भी, चैलेंजेस में, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। ओके आई ओके। थिंक सर तो स्टूडेंट्स जनरली मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट्स फाइनली RBI, नाबार्ड, सेबी, तो मैंने देखा कि वो जनरली व्हाट्सअप, इंस्टा से दूर रहते हैं, और यही UPSC स्टूडेंट्स की भी मैंने देखा कि जो सिलेक्ट होते हैं फाइनली स्टोरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे आपका 1 आवर भी वेस्ट हो रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्टूडेंट लाइफ में स्पेसिफिकली। और ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें जितनी बार आप ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा रिटेन रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप उतना ज़्यादा याद रख पाएंगे। तो इसलिए अगर आप भी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियस तरीके से, तो सोशल मीडिया से तो थोड़ा दूर रहो जब तक आपका कोई मतलब फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक तो। और ये टाइम सेविंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम हम निकाल देते हैं रील देखने में। यस सर। और कोई एडवाइस जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप देना चाहोगे? सर मुझे लगता है मेरे डैडी मुझसे हमेशा सिखाते हैं कि आपका जो दिमाग है वो एक बॉक्स की तरह है, तो या तो आप उसे डस्टबिन बना दो गलत सारी चीज़ें डाल के, या तो फिर आप उसे बहुत ही अच्छे प्रेशियस सामान का होल्डर बना दो। तो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है, हमें अपना इंटेंट बहुत क्लियर रखना चाहिए कि हमें क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कितना हार्ड वर्क लगेगा, हमें उतना फोकस करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप खुद में बिलीव नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक सर दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके। उस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन क्या कर रहे थे? सर आई थिंक मैं पूजा ही कर रही थी और फिर मैं जैसे उठी तो रिज़ल्ट आ गया, तो मेरी मम्मा ने देखा मैसेज फ़ोन में कि ओके रिज़ल्ट आ गया, तो फिर बस मैंने चेक किया और फिर मैंने अपना रोल नंबर याद कर लिया था पहले से ही, और मैंने बस तुरंत देखा, मुझे तुरंत ही दिख गया और आई वाज सो हैप्पी, सो एवरीबॉडी स्टार्टेड क्राइंग। और मतलब इट्स वेरी ऑनेस्टली वेरी हार्ड टू पुट इन वर्ड्स कि कैसा फील हुआ, बट हाँ बहुत अच्छा। और स्पेशली instead of my own happiness I felt more good for my parents, seeing them happy, so वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और CGB के बारे में कब कहाँ से पता चला, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो CGB के साथ जुड़ने का रीज़न? सो आई थिंक CGP इज़ वेरी जेन्युइन, मतलब वो जो बोलते हैं वो ऐसा करते हैं, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट मतलब जितना उनका लाइक प्रमोशनल एक्टिविटी ज़्यादा है उससे कम आई थिंक जो भी चीज़ें हैं, तो CGP मुझे बहुत जेन्युइन लगा। और सर मटेरियल्स, और मैंने बहुत सारे टॉपर्स के भी देखे थे कि दे ऑल्सो फॉलोड CGP, तो मुझे लगा कि
CGP बहुत अच्छा है और सर इतने अच्छा कंटेंट रीज़नेबल भी है CGP तो। और मुझे पता चला था सर, मैं लाइक यूट्यूब स्क्रॉल करते करते जब यू फाइंड सम वीडियो और फिर आप उसे खोलते हो और आप पढ़ते हो किसी भी टीचर का, तो वो आपको अगर पसंद आ गया तो आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Okay. So most of the things we have covered in this session, जो भी students के doubt रहते हैं. So thank you for joining this session and for these beautiful insights about your preparation journey, and definitely it will help many students, and I wish you good luck for your Thank you so much, future sir. journey. And thank you for watching this our special series सपनों से सिलेक्शन तक. अगर आप भी इस सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, और जो भी टॉपर्स हैं जिनके भी वीडियोस डाले जाते हैं तो उनसे पॉजिटिव इनपुट्स क्या आ रहे हैं, आप कैसे स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए और उसी को इम्प्लीमेंट करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.